एक वक्त जब कोयला मजदूर खानों में उतरते तो अपने साथ छोटी सी कनेरी चिड़िया को भी ले जाते थे, क्योंकि अगर कभी खान में ऑक्सीजन की कमी हुई तो कनेरी फौरन फड़फड़ाने लगती और माइनर्स को चेतावनी मिल जाती कि जान का खतरा भी हो सकता है। ऐसा ही होता है किसी भी देश में अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों का समुदाय। अगर समाज में कुछ भी असंगत होता है तो अक्सर इसकी पहली आंच आती है माइनॉरिटीज पर। शायद इसलिए हमारा संविधान बनाने वाले माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स के अधिकारों को लेकर बहुत सजग थे। सन 1916 से ही अल्पसंख्यकों के पॉलिटिकल राइट्स की बात उठने लगी थी। जवाब में अंग्रेजों ने उन्हें हक तो नहीं दिए, पर 18 मजहबों और जातों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार देकर उन्हें एक दूसरे से बांट दिया। 1931 में जब यही इंतजाम हरिजनों या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए करने की बात चली तो गांधी जी पूना जेल में ही इस सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक चुनाव के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते गांधी जी? अगर आपको कुछ हो गया तो आपके शिष्य मुझे बेकार में इल्जाम देंगे। आमरण अनशन करने का फैसला मेरा अपना है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ मैं जिम्मेदार होऊंगा। पर अगर हरिजनों और बाकी हिंदुओं का बंटवारा हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे अंबेडकर जी। हिंदू और हरिजन एक थे ही कब, जो अब आप उनमें बंटवारे की बात कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं। हिंदू संप्रदाय ने हरिजनों को सदियों से अछूत बना के रखा है, पर अब जब मौका आया है कि राजनीतिक रूप से दोनों साथ साथ आ सकें, तो आप क्यों हरिजनों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? गांधी जी, एक दिन वोटिंग बूथ में 7 वोट डाल देने से हिंदू और हरिजन एक नहीं हो जाएंगे। पर हरिजन हरिजनों को चुने और सवर्ण सवर्णों को। इस कायदे से तो तुम उन्हें हमेशा के लिए अलग रखने का इंतजाम कर रहे हो। मेरी तजवीज ये है कि हम हर बार कुछ ऐसी सीटें तय करें जिनमें हर एक को केवल हरिजन कैंडिडेट ही चुनने होंगे, फिर वो खुद चाहे किसी भी वर्ग वर्ण के क्यों ना हो। और बाकी सीटों पे भी हरिजन को उसी तरह से खड़े रहने का अधिकार होगा जैसे कि किसी भी हिंदुस्तानी को। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा गांधी जी। अंत में गांधी जी की बात डॉक्टर अंबेडकर ने मानी और दोनों ने प्रसिद्ध पूना समझौते पर दस्तखत किए। यूं दलितों के लिए अलग चुनाव व्यवस्था की बात खत्म हुई। दिसंबर 1946 संविधान सभा के बनते ही 1 महीने के अंदर सबसे पहले जो कमेटियां बनी थीं उनमें डिप्रेस्ड क्लासेस और माइनॉरिटी राइट्स की कमेटी भी थी, जिसमें पूरे 72 लोग थे। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं यहां इतिहास की बात करना चाहूंगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के कई देशों जैसे चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया आदि में जहां माइनॉरिटीज के लोग बड़ी संख्या में रहते थे, यहां की सरकारों ने अपने संविधानों में माइनॉरिटीज के राइट्स को इंक्लूड किया। मगर इनकी गारंटी किसने दी? दूसरे बाहर के देशों की सरकारों ने। और नतीजा क्या हुआ कि द्वितीय युद्ध के आते आते इन जगहों से इन माइनॉरिटीज का अस्तित्व ही खत्म हो गया, मिट गए ये लोग नक्शे से। इससे एक सबक मिलता है कि माइनॉरिटीज को सुरक्षा कोई बाहर वाला नहीं दे सकता, बल्कि
वही बहुसंख्यक समुदाय दे सकता है जिसके बीच में यह छोटा तबका रहता है। असल में सच ये है कि अक़लियत और अक्सरियत की खुशी ही नहीं, इनका अस्तित्व भी एक दूसरे पर निर्भर है। We are here not just for a formality, but for a real task. And I hope the work of this committee will bring concord, amity, goodwill, and trust in place of mutual strife that exists on the political stage today. Let us begin the work of the committee. कमेटी बनते ही हर धर्म, जाति और उपजाति की तरफ से सुझाव और प्रस्ताव आने लगे। अगर ऑल इंडिया आधे हिंदू डिप्रेस्ड क्लासेस का कॉल था कि उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, तो किसी को लफ्ज़ हरिजन से आपत्ति थी और किसी को पूना पैक्ट से। किसी को सरकारी नौकरी का प्रावधान चाहिए था तो किसी को शिक्षा के लिए खास बजट और भूमिहीनों के लिए ज़मीनें। श्वेतांबर जैनियों की शिकायत थी कि उनके साधुओं को भिखारी समझकर दबोचा जा रहा है। सिखों और मुसलमानों को अपने ज़बानों और रीति रिवाजों की फिक्र थी। अपने एक नोट में केटी शाह ने ऐसी मांगों का विरोध किया। व्यक्ति की आज़ादी और पूजा अर्चना की स्वतंत्रता के साथ साथ अपनी अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने की बात भी उठाई जा रही है। किंतु अगर इस मांग को माना गया तो ना केवल विभिन्न समुदायों के बीच के अंतर बरकरार रहेंगे, बल्कि एक सांझी भाषा बनाने के काम में भी रुकावट आएगी। किंतु शायद इस मांग का विरोध करके झगड़ा बढ़ाने की बजाय यही सही हो कि इस बात को मान लिया जाए। धार्मिक रीति रिवाजों, रस्मों के मानने निभाने के नियमों में कोई परिवर्तन ना करना ही ठीक होगा। इस प्रश्न पर धार्मिक मजहबी संस्थाओं की समाज के पुराणपंथी सबल तबकों से खूब साठगांठ होती है और वो किसी ऐसे परिवर्तन को आसानी से बर्दाश्त नहीं करते हैं जिससे उनके वर्चस्व को ठेस लगे। हालांकि किसी भी संप्रदाय को सुरक्षा के नाम पर छूट देने से केवल प्रतिक्रियावाद या रिएक्शनिज्म को ही बढ़ावा मिलता है। अगले कुछ महीनों में जब कमेटी फिर मिली तो कई महत्वपूर्ण बातें समाज के उन वर्गों को लेकर हुईं जिनकी हिफाजत और बढ़ावा हम सबकी जिम्मेदारी है। As far as properties are concerned, we ought to provide for restrictions in public interest for the protection of minority and backward groups. Absolutely. And this is very important. Very, very important. You see, I being an Adivasi can vouch for the fact that this one thing either makes me, gives me a new life or finishes me off completely. We must make it definite that the lands of the Adivasis are protected. And I want it to be definitely, most certainly mentioned in the Constitution. Very well. In pursuance of what Sri Jaipal Singh has just said, we might add, after public interest, including the protection of minority groups and tribes. Why not? उस दिन एक हक तो हमने हर आदिवासी को दे ही दिया कि उनकी भूमि न कोई खरीद सकता है और न वो उसे किसी गैर आदिवासी को बेच सकते हैं। एक और वर्ग है जिसे अलग दमित शोषित श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे समाज ने उन्हें न कभी बराबरी का हक दिया न दर्जा, और वो हैं हमारे देश की महिलाएं। इस कमेटी का सबसे पहला और अहम काम ये होना चाहिए कि वो कोई ऐसे रास्ते सुझाएं जिससे समाज में माइनॉरिटीज़ को अलग थलग करने के जो रिवाज हैं उन्हें ख़त्म कर दिए जाएं। इनमें माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, दमित लोग हैं और औरतें भी हैं। मेरे हिसाब से औरतें इस समाज की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इकाई हैं। न सिर्फ रस्म रिवाज हमेशा से हम औरतों के साथ बेरहमी का सलूक करते आए हैं, बल्कि कानून भी हमेशा से औरतों की मुखालफत में लामबंद रहा है और आज भी है। लेकिन औरतों ने कभी अपने आप को इस समाज से अलग नहीं माना है, ना आगे मानेंगे। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि औरतों को भी कानून के समक्ष, समाज में और शिक्षा के मामले में बराबरी के हक मिलें,
क्योंकि ये हर इंसान का हक है। राजकुमारी अमृत कौर एक अच्छी ईसाई महिला थीं और हर एक की अच्छाई पर यकीन करती थीं, पर दूसरों को इतना भरोसा नहीं था। The tendency of the majority, as of all those in power, is to make little of the rights and liberties of a minority. This is supported by the history of every age and country. That's why every kind of minority requires safeguards for the defense and preservation of its rights and liberties. मेरा ये मानना है कि माइनॉरिटी को कभी मेजॉरिटी से अपनी सुरक्षा की भीख नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि पूरी हिम्मत से अक्सरियत की दरियादिली पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी संविधान चाहे कितनी भी बारीकी से क्यों ना लिखा गया हो, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि अब सारी अदावत और लांग डांट मिट जाएंगी। ये भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का आपसी प्यार और भरोसा ही दिला सकता है। If that is so, we must have provision for adequate representation of all such minorities in all departments of administration. मेरे विचार से हमें समग्र रूप से देखना होगा कि हम संविधान में अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए किन रक्षा उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजनैतिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी हमें ऐसे कुछ सेफगार्ड्स बनाने पड़ेंगे कि हमारे अल्पसंख्यक समुदायों की पूरी सुरक्षा हो सके। I agree with you. और कितने दिनों तक हम ये रक्षा कवच प्रदान करेंगे, ये भी हमें तय करना होगा, और ये कि कब इसे समाप्त कर दिया जाए। We will abolish them when we do not need them. नहीं, हमें अपने लिए एक समय सीमा तय करनी पड़ेगी कि इतने दिनों में हम अपने समाज से पिछड़े और अगड़े वर्गों का भेद मिटा देंगे जिसने सदियों से हमें बांध कर रखा हुआ है। मेरे विचार से असल में उस दिन भारत सचमुच में आजाद होगा। उस दिन ये तय हुआ कि यदि कमजोर पिछड़े वर्गों को 10 साल तक संविधान का सहारा और सुरक्षा मिले तो वो बाकी समाज के बराबर पहुंच जाएंगे। पर सामाजिक समरसता पाना शायद 10 वर्षों नहीं 10 दशकों का काम है। संविधान बदलना तो आसान है, पर मानसिकता बदलना। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे दलित नेता चाहते थे कि चुनाव, सरकारी नौकरियों और कैबिनेट में भी पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण हो। इस मुद्दे पे जबरदस्त बहस होना लाजमी था। My suggestion is, in an election to the Legislative Assembly or the Parliament, it should be made mandatory that the candidates from the majority community should poll a minimum number of votes from the members of the minorities. And only then they should be declared elected. पर इस तरह आप घुमा फिरा कर फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं ला रहे हैं अंबेडकर जी। Not at all. पर इस कदम से इतना तय हो जाएगा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स अगर चुने जाएं तो उन्हें दूसरी कम्युनिटीज के लोगों की हामी भी लेनी होगी, वरना तो मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले अपनी गिनती और शक्ति के बल पे अपनी ही मनमानी चलाते रहेंगे। You have constituencies where only Harijans will be able to contest the elections, and everybody will have to choose one from them. Then why do you insist on this new clause? After all, if accepted, your proposal will take us back to the pre-Pune Pact days. I have never gone back from the Pune Pact, no matter how I have viewed it from the day I signed it with Gandhiji. But this is important, that every candidate must get a yes from people of all classes. Well, if you insist, then I have to take a vote on your proposal. I'm ready. Those in agreement with Dr. Ambedkar, please raise their hands. I thought at least you will be in support of your proposal, Dr. Ambedkar. I am, Dr. Mukherjee, even if I am in a minority of one. That is one in favor. Forget it. Now let me also take a vote on the proposal that no statutory provision be made for the reservation of seats for the minorities in the cabinets. Those in favor, please raise the hands. 5 people. Now, those against?
the proposal? Well, it's a tie. 5-4 and 5 against. Now you will have to give your casting vote, Mr. Chairman. I am for the proposal that there should be no reservation for any caste and community in the composition of the cabinets. वोट से ये भी तय पाया गया कि नौकरियों में अनुसूचित जातियों, असम के आदिवासियों, पिछड़े मजबी सिखों और एंग्लो इंडियंस को भी आरक्षण मिले। फिर 7 के मुकाबले 9 वोटों से ये भी पास हो गया कि नौकरियों में मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाए। मगर जब सैयद अली ज़हीर ने इस बात को और आगे बढ़ाया तो कुछ लोगों ने इसकी मुखालिफत की और खफा होकर मौलाना हिफ्जुर रहमान और अन्य मुस्लिम मेंबरान वॉकआउट कर गए। नतीजे में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। 6 दशकों से ज़्यादा गुजर जाने के बाद आज भी कई जगहों पे ये मांग जारी है और कहीं-कहीं पसमानदा यानी पिछड़ी मुस्लिम जमातों को आरक्षण मिला भी है। 1 महीने बाद जब माइनॉरिटीज़ कमेटी फिर मिली तब भी धर्म और रीति रिवाजों को लेकर बहसें जारी रहीं। We have with us the interim report and recommendations of the subcommittee on minorities, as well as notes prepared for us by Shri Alladi Krishnaswamy Iyer and Rajkumari Amrit Kaur. Perhaps the Rajkumari would like to present her views to the committee herself. फंडामेंटल राइट्स कमेटी की रिपोर्ट की क्लॉज 16 को जिस तरह से माइनॉरिटीज कमेटी ने बदल दिया है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। बहुत सोच विचार कर, बहुत बातचीत के बाद फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन जैसी बात को संविधान में हमने कोई जगह नहीं दी थी। यहां मौजूद सब लोग जानते हैं कि धर्म के नाम पर किस तरह की कुप्रथाएं चलती आ रही हैं। फिर वो चाहे पर्दा हो, एक आदमी की कई बीवियां हो, जानवरों की बलि हो या लड़कियों को देवदासी बनाने की प्रथा हो और भी न जाने क्या क्या। अपने मन का धर्म मानने और उस पर चलने की आज़ादी और अपनी अपनी पूजा प्रार्थना करने की आज़ादी के बाद किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को और क्या चाहिए? इस सब के ऊपर से धार्मिक अधिकारों को जस्टिसेबल राइट बनाना, मेरा मानना है, बहुत बड़ी हिमाकत होगी और इससे समाज के आगे बढ़ने और मजहबी झगड़ों को खत्म करने के काम में भी अड़ूंगा ही लगेगा। सबसे गर्मा गर्म बहस अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के सवाल पर हुई। Next on the agenda, untouchability in any form shall be abolished. अस्पृश्य का मतलब यहां हर प्रकार की छूत अछूत से नहीं हो सकता। मैं आपको निश्चित तौर से बता सकता हूं कि एक हिंदू के लिए कोई मुसलमान या क्रिस्तान अछूत होते हैं और प्रलय के दिन तक वो अछूत ही रहेंगे। मेरे तई यहां हमारा अर्थ हिंदू समुदाय में फैली हुई छुआछूत से। Do you mean to say that untouchability should be restricted? प्रश्न हिंदू समाज में निहित छूत अछूत की परंपरा का है। The idea here is that untouchability in any form should be abolished. क्रिस्तानों और मुसलमानों को इस बात की फिक्र ही नहीं रहती कि हिंदू उन्हें अछूत मानते हैं या नहीं। So do you mean to suggest that so far Christians and Muslims are concerned, untouchability should be retained? मेरा ये अर्थ नहीं है। But your suggestion will result in that. You are probably aware that there are some Christians who suffer from the same disabilities as the Hindu untouchables. This is to say, the depressed class who have been converted into Christianity in Travancore, Malabar and Cochin. हमें इस समिति के उद्देश्य के बारे में साफ होना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ केवल हिंदुओं में अस्पृश्यता हटाने के लिए बैठे हैं या ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों में भी, यानी कि सब में छूत अछूत मिटाने को जमा है। As far as I understand, it is about untouchabilities of all kinds. If somebody says to me, I'm not going to touch you, that's not a civil right that I can enforce in a court of law. There are certain disabilities that arise from the practice of untouchability in India. What we should provide for is that these disabilities
which exist in regard to the individual, whether he be a Christian, Muslim, or anybody else, should be eradicated by the process of law. I would suggest that the imposition of any disability of any kind and such a custom of untouchability should be deemed a criminal offense. यूं 5000 साल से चली आ रही छूत अछूत की घृणित प्रथा को हमारे संविधान ने हमेशा के लिए निकाल के फेंक दिया। जिनकी छाया पड़ना भी पाप माना जाता था, आज वही लोग बढ़ चढ़कर नया भारत बना रहे थे। और इनमें सबसे आगे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री जगजीवन राम, श्री मुनिस्वामी पिल्लई जैसे अनेकानेक लोग। 27 अगस्त को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। अब तक कमिटियों में तय की गई बातों को आज पूरी सभा के इम्तिहान से गुजरना था। On behalf of the advisory committee, I beg leave to place this report on minority rights before this House. I am happy to say that this report has been a result of the general consensus of the opinion of minority itself and the majority. We have tried as far as possible to meet the wishes of all the minorities. Now, let us hope that we will leave this legacy of bitterness behind, forget the past, and start with a clean slate. जहाँ तक लेजिस्लेचर्स में नुमाइंदगी का प्रश्न है, यानी जॉइंट इलेक्टोरेट्स रहे या सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको लेकर एक दशक से काफ़ी हंगामा हो चुका है, जिसका नतीजा हमारे लिए बहुत दुखदायक साबित हुआ है। अब सब इस राय पे एकमत है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को खारिज करके आइंदा सारे के सारे निर्वाचन क्षेत्र साझे ही रहेंगे। ये फैसला एक बहुत बड़ा और सुखदायक कदम है। आगे हमने ये भी फैसला किया है कि सरकारी नौकरियों में कुछ विशेष कम्युनिटीज़ के लिए आरक्षण ज़रूरी है, विशेष करके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए कई लिहाज से अलग प्रावधान करने होंगे। उस ऐतिहासिक रिपोर्ट के समर्थन में उठी पहली आवाज थी मद्रास के श्री मुनिस्वामी पिल्लई की। Sir, the document that has been produced by the advisory committee, I consider to be the Magna Carta for the welfare of the Harijans of this land. One question that has been in the mind of every